जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2022 में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चंस को लेकर के। तो आज है रविवार और आज यहां पर आप 24/7/2022 को यहां पर 100 प्रश्नों में 80 प्रश्न सही करके दिखाते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों हम बता दें, यदि आप एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ, डेली पीडीएफ और डेली वीडियो जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है यदि चाहिए तो आज आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर जुड़ करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप 100 प्रश्न क्या है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए शिक्षक जो है यहाँ पर पूरे शिक्षक समुदाय, पूरे शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि शिक्षक का नाम दिया हुआ रहता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन शिक्षक से पूरे शिक्षक समुदाय का, शिक्षक जाति का बोध रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात क्रमशः 3:2:5 है, तो सबसे बड़ी कोण का मान क्या होगा? ये भी आपका जेएसएससी का ही आया हुआ प्रश्न है। अब आप देखेंगे एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात क्रमशः 3:2:5 है, तो सबसे बड़ी कोण का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज से संबंधित एक आप नियम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों कोण कितना है, अनुपात दिया है इसलिए एक्स कर लेंगे, हम मानते हैं यहाँ पर। तो 3x + 2x + 5x इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखेंगे 3x और 2x, 5x और 5x कितना होता है? 10x। तो 10x इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अब x का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10x बराबर 180 डिग्री हो गया है यहाँ पे। अब x बराबर कितना होगा? तो x बराबर होगा 180 डिग्री और बट्टे यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 से आप काटेंगे तो हो जाएगा आपका 18 डिग्री। हो गया ना? तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कोण जो है, सबसे बड़ा यहाँ पर कितना अंक है? 5x, यही ना है 5x। तो अब इसका मान आप बिठा के देखिएगा x का आप यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिएगा 5x सबसे बड़ा है, तो 5 और x का मान 18 डिग्री आया है। ठीक है, तो 5 × 18 डिग्री बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब देखिए 2 में 18 से गुना कीजिएगा, इसी तरह से 2 × 18 डिग्री तो कितना होगा? 36 डिग्री। 3 × 18 डिग्री तो कितना होगा? 54 डिग्री। तो सबसे बड़ा जो हो गया उसमें कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। हो गया 90 डिग्री, इसलिए सबसे बड़ी कोण का मान क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो कोण से भी एक प्रश्न आपके यहाँ पर एग्जाम में रहेंगे, आप सभी कोण वाले को भी देख लीजिएगा, नहीं तो इसका हम क्लास अलग से आपको करवा देंगे जिसमें कोण से संबंधित सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए ताजमहल यहाँ पर पर्सनली नाम है और ये किसी समूह का बोध नहीं करा रहा है महल का, इसलिए ताजमहल जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? यह जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, शेर, बाघ, एक सींग वाला गैंडा या हिरन। अभी तक के एग्जाम में 2000 से ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में देते होंगे। बहुत ही मोस्ट MBBI क्वेश्चन है जिसको हम सभी को देख लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा एक सींग वाला गैंडा। अब यहाँ पर बताते चले हम कि काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो ये जो है आपका असम राज्य, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के असम राज्य में स्थित है कौन? काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह क्या चीज़ है? तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्या चीज़ है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा के लिए, और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि काजीरंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न अभी तक खुल के निकल के आया हुआ है कि एक सींग वाला गैंडा कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं या कि कौन सा अभयारण्य इसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। तो इससे काजीरंगा से यही प्रश्न जो है लगभग निकल के आते रहते हैं उल्टा पुल्टा करके। तो आप इसके सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो आप इसी तरह के सारे प्रश्नों को बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिस पर हम आपको यहाँ पर डेली वीडियो लेकर के उपस्थित होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। मराठी की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू? तो देखिए मराठी की जो लिपि है वो आपका देवनागरी लिपि है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तराइन की पहली लड़ाई
किस वर्ष में हुई थी आपको बताना है। 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 या 1194। सबसे अधिक बार यह पूछा गया प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे हम कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो यह युद्ध जो है हिंदू शासक यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम शासक यहाँ पर मोहम्मद गोरी के बीच हुई था। ठीक है, और यह किस स्थान पर हुआ, तो यह जो युद्ध हुआ वो तेराइन नामक स्थान पर हुआ था। और यह कहाँ पर, तो 80 मील दूर सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें कौन जीता और कौन हारा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें मोहम्मद गोरी की करारी हार हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी जो है वो क्या थी, हारी थी। मोहम्मद गोरी की हार हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में जीते थे। ठीक है, तो तराइन की पहली लड़ाई से यही प्रश्न आता है कि कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ, तो तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए यहाँ पर तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका आया हुआ है। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रभात कुमार, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा या श्री इंदर सिंह नामधारी। तो देखिए यहाँ पर झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हुए वो आपके थे श्री इंदर सिंह नामधारी जी थे, जो झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। यह प्रश्न अब तक झारखंड में एक बार आया हुआ है कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया। मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, आईसिंग या फाहियान, कौन सा यहाँ पर है। तो देखिए एक बात आपको हम बता देते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, हवन जब आपके घर में होता है ना, तो हवन से क्या होता है, हर्ष होता है, घर में खुशहाली आती है, होता है ना। तो याद रखिएगा हवन से हर्ष होता है। यह 2000 से ज़्यादा बार अभी तक प्रश्न पूछ दिया गया है, ये जो प्रश्न है। ठीक है, तो हवन से हर्ष होता है, मतलब यहाँ पर ह्वेनसांग है और हर्ष से है हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया, यहाँ देखिए हवन से हर्ष होता है, हवन से ह्वेनसांग। तो कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत का दौरा किया था। हर्षवर्धन के समय कौन करेगा, तो ह्वेनसांग करेगा। तो इसका राइट आंसर जो होता है ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत का दौरा किया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या इसका है। 1/4, 3/4, 5/4 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लघुत्तम समापवर्ती जैसे निकालते हैं 3, 4, 5 का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भिन्न का लघुत्तम है, ये बहुत बार है, लगभग 100 से ज़्यादा बार आपका प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब भिन्न का लघुत्तम होता है तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, अंश कहते हैं नहीं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अंश में कौन कौन संख्याएँ हैं, 1 है, 3 है और 5 है। और हर में कौन कौन संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हर में सिर्फ संख्याएं दी हुई है 4, 4, 4। यानी देखिए ऐसे लिखा हुआ है 1/4, 3/4, 5/4। तो ये अंश में हो गया 1, 3 और 5। तो देखिए जब लघुत्तम बोलेगा ना तो अंश का लघुत्तम निकालिएगा और जो बच गया उसका महत्तम निकालिएगा, और जब महत्तम यहाँ पर बोलेगा तो अंश का महत्तम निकालिएगा, जो बच गया उसका लघुत्तम। जस्ट यही होता है, जो बोलता है उसका अंश का काम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर करेंगे 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम तो क्या होगा, 1, 3, 5 का, ये तीनों संख्याएं ऐसी है जो किसी से नहीं कटेगी, तो उसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे, यानी 1 गुने 3 गुने 5, यानी एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल लेंगे नीचे वाले का, तो 4, 4, 4, तो सब में 4 आ रहा है एचसीएफ, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पर तो पूछ रहा था 1/4, 3/4, 5/4 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो अंश का एलसीएम क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम, और हर का क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ, यही हो जाएगा ना। तो अंश का एलसीएम कितना आया था अभी आपका, तो 15 आ गया था ना। अंश का एलसीएम मतलब 1, 3, 5, इसका एलसीएम हो गया 15, और हर का एचसीएफ यानी 4, 4, 4 का महत्तम, तो कितना हो गया 4, यानी 15/4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, दिया हुआ है 15/4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए, झारखंड राज्य के प्रथम सैनिक जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, विजय शंकर दुबे, लक्ष्मी सिंह, शिवाजी महानकरे या अल्बर्ट एक्का। यह प्रश्न जेएसएससी में 5 बार अब तक पूछ दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अल्बर्ट एक्का झारखंड राज्य के प्रथम सैनिक ऐसे हुए जिन्हें मरने के बाद परमवीर चक्र दिया गया है उनके परिवार वालों को। झारखंड राज्य
महिला आयोग। झारखंड राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंपायर महिला कौन थी? सावित्री पुरती, लक्ष्मी सिंह, आश्रित लकड़ा या अल्बर्टेका? तो देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अंपायर महिला जो थी वो आपकी थी आश्रित लकड़ा। कौन थी? आश्रित लकड़ा को अंतर्राष्ट्रीय अंपायर महिला कहा जाता है। यह जेएसएससी की एग्जाम में एक बार पूछा गया है आपका। जो शाकाहारी हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या अपघटित करने वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक अलग से क्लास हम आपको बताएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता ये क्या चीज़ होता है? ये एक चैन है, एक सीढ़ी है जिससे वातावरण में संतुलन बना रहता है। तो जितनी भी शाकाहारी यानी शाकाहारी खाने वाले जो भी चीज़ होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। तो शाकाहारी में जिसको सबसे अधिक माना जाता है वो आपका हिरन है, गाय है, ये सब क्या करते हैं? तो शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी चीज़ें जितनी भी होती है वो कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? तो वो जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप जो है कि शाकाहारी के अंतर्गत कौन कौन जीव आते हैं वो सभी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता में माना जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हिरन जो है किस प्रकार का उपभोक्ता है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तो आपको देखना है हिरन शाकाहारी है या मांसाहारी। आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हिरन जो है कौन से उपभोक्ता में जाएगा। यदि शाकाहारी होगा तो प्राथमिक में और मांसाहारी होगा तो यहाँ पर द्वितीयक में यानी माध्यमिक उपभोक्ता में जाएगा। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन कौन है? सारंडा वन, लातेहार का पतकी वन, नेतरहाट वन या तिलैया? तो यहाँ पर देखिएगा झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन अभी तक देखिएगा जहाँ इनकाउंटर होता है, अभी तक यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी वहाँ काम नहीं कर पा रही है, वो है आपका झारखंड राज्य का सबसे बड़ा वन सारंडा वन। ठीक है, सारंडा वन। यह 5 बार अब तक झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? देखिए सूर्य की जो सतह होता है ना उस पर 2 गैसों से यह मिल करके बना होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा होता है? तो देखिए हाइड्रोजन के अलावा यानी हाइड्रोजन और हीलियम से मिल करके यह बना होता है। तो हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन? तो हाइड्रोजन के अलावा जो होता है यह हीलियम से मिल करके बना होता है। अब हीलियम का यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक संकेत क्या होता है। तो हीलियम का रासायनिक संकेत A होता है और यहाँ पर परमाणु संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है कितना पाया जाता है? तो 71% और यहाँ पर शेष जो है आपका हीलियम के रूप में पाया जाता है। तो अधिकतम मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और उसके बाद शेष के रूप में आपको हीलियम पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण यहाँ पर सूर्य का सतह होता है। चलिए आप देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। एक कोण की माप 40 डिग्री है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होगा? 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री या 70 डिग्री? क्या आंसर होगा? देखिए आप इस तरह से जब एक त्रिशूल आकार का जब हम लोग बनाते हैं, ये कोण जब बनाते हैं जेड आकार का, तो इसमें ये दोनों कोण जो कहलाता है आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ठीक है, और ये कोण जो है आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? इसका आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यानी अगर कोई कहे कि ये कोण 40 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी 40 डिग्री होगा। यदि ये 50 डिग्री है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? 50 डिग्री होगा। तो इसी तरह से इसका आंसर होता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसकी 40 डिग्री माप है तो उसका आंसर भी कितना होगा? 40 डिग्री। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची, दुमका या बोकारो? कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है वो आपका रांची जिले में स्थित है, रांची में स्थित है। और झारखंड के एग्जाम में यह 10 बार अब तक स्टेडियम से पूछ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति? अब तक अगर एग्जाम की आप तुलना कीजिएगा तो 1000 से ज़्यादा बार यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर किसको कहते हैं? तो देखिए इसका सबसे राइट आंसर जो है वह है आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन, शुक्र को साय का तारा, शुक्र को यहाँ ग्रहों की देवती, ग्रहों का देवी कहा जाता है। तो सभी को यहाँ पर ज़्यादा उपनाम जो दिया गया है वो आपको शुक्र को ही दिया गया है। ठीक है, जुड़वा ग्रह भी यहाँ पर हम लोग इसको कहते हैं। तो बहुत से नाम, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, भगनी के नाम से भी हम लोग शुक्र को जानते हैं। तो शुक्र से बहुत सारे प्रश्न आपको उभर के आते हैं, तो आप जरूर इसको यहाँ पर फुलअप कर लीजिएगा जिससे कि अब प्रश्न बार बार आता है तो आपको छूटे नहीं। चलिए देखते हैं अब
नेक्स्ट प्रश्न, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची, दुमका या गुमला? ठीक है, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है आपको बतलाना है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर कि यह गुमला में स्थित है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला में स्थित है और झारखंड के एग्जाम में बार बार यह अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आ रहा है। अब तक 9 बार आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 30 मिनट में या 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में। देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है आपको। तो इसका आंसर हो जाता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, रांची, दुमका या गुमला? ठीक है, तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है आपको बतलाना है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर कि यह गुमला में स्थित है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला में स्थित है और झारखंड के एग्जाम में बार बार यह अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आ रहा है। अब तक 9 बार आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये 5000 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। जेएसएससी में अब तक 5 बार यह प्रश्न आया हुआ है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या मंगल? देखिए पृथ्वी जो है यहाँ पर पृथ्वी उसका एकमात्र उपग्रह, याद रखिएगा पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, और प्राकृतिक उपग्रह उसको हम लोग कहते हैं। और वो कौन सा है? तो वो जो है आपका चंद्रमा, मून है। तो पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं? प्राकृतिक उपग्रह एक होते हैं और वह एक, उसका नाम क्या है? तो चंद्रमा है। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो इसका राइट आंसर चंद्रमा होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गद्य एवं पद वाला वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो देखिए गद्य एवं पद वाला वेद जो होता है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। 32 गुने 35 गुने 37 को गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा? बहुत बार, सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है इकाई अंक। बहुत बार पूछता है इकाई अंक का। जब हम बोर्ड पर बताएंगे तो अलग से क्लास भी आपका लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी दूसरे जगह होने के कारण आपका यहाँ पर बोर्ड पर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए यहाँ पर बताएंगे 32 गुने 35 गुने 37 को गुना करने पर इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक यदि आप कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, अगर ट्रिक नहीं पता है तो सबसे पहले 32 गुने 35 कीजिएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या कीजिएगा, 37 से गुना कीजिएगा। उसके बाद जो गुना करने पर मान लीजिए कि आपका आया 3 2 6 5 इतना आता, तो इसमें इकाई अंक कौन होता? 5 होता। तब आप इसका रिजल्ट दीजिएगा कि इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। लेकिन इतना मेहनत हम लोग को नहीं करना रहता है क्योंकि इतना समय हमारे और आपके पास नहीं है कि आप इतना बड़ा काम कर पाइएगा। तो आखिर करेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है इकाई अंक, तो सभी का इकाई अंक केवल लिख लीजिए। तो ये 32 में इकाई अंक कितना है? 2 है। ये 35 में इकाई अंक कितना है? 5 है, ठीक है। और 37 में इकाई अंक कितना है? 7 है। हो गया ना, हम लिख लिए। अब इसी को सिर्फ हम गुना करेंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा हमको बताइए? 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए? 70 हो जाएगा, ठीक है, 70। अब इसमें इकाई अंक कितना हो गया? 0 हो गया ना, तो यही 0 आपका आंसर हो गया। बात समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर 0 किस में है? फर्स्ट में है, तो ये फर्स्ट वाला ही इसका आंसर होगा। अब आपको हम एक यहाँ पर दे देते हैं होमवर्क, आप इसको करके हमें जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या आया। 42 गुने 45 गुने 48 का इकाई अंक क्या होगा? आपको यहाँ पर करके बतलाना है, ठीक है। तो आप डेली यहाँ पर जो है जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा, जिसमें सारे प्रश्नों को मैथ, जीके, जीएस और सारे प्रश्न लेकर के आते रहते हैं। तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जवाब, इसका कमेंट का हमें इंतजार जरूर रहेगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, चीन या भारत? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो आपका रूस है, ठीक है, रूस है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? एक्टिन, केराटिन, हिस्टोन या इलास्टिन? यानी कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है केराटिन। केराटिन जो होता है नाखून में पाया जाता है। और केराटिन किस किस में पाया जाता है? तो आपका बाल में भी जो है ये केराटिन पाया जाता है। नाखून में आपका केराटिन हो गया,
और सींग, जो जानवरों के सींग पाया जाता है उसमें भी केराटिन होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है बाल में पाया जाता है, ठीक है, बाल में पाया जाता है, तो इसका भी आंसर जो है केराटिन ही होगा। इसी तरह से पूछ दे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है जानवरों के सींग में पाया जाता है, तो उसका भी आंसर केराटिन ही होगा। कनाडा बांध झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी, दामोदर नदी, कुनार नदी या म्यूराछी नदी? तो देखिए कनाडा बांध जो है आपका, वो आपका म्यूराछी नदी पर स्थित है। ये भी आपके जेएसएससी के एग्जाम में अब तक 3 बार पूछ दिया गया है कि कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा म्यूराछी नदी। नेपाली की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या उर्दू? नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेपाली की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास, वानभट्ट, कबीरदास या खुशवंत सिंह? 5000 से अब तक ज़्यादा बार पूछ दिया गया यह प्रश्न, बहुत ही MBBI प्रश्न है, जितना भी कहें उतना कम होगा। तो मेघदूत का जो लेखक है वो कौन है आपका? तो यहाँ पर कालिदास जी मेघदूत के लेखक हैं। नागफेनी जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? रांची, लातेहार, गुमला या रामगढ़? तो नागफेनी जलप्रपात जो है झारखंड के गुमला जिले में स्थित है और जेएसएससी के एग्जाम में 3 बार यह आ चुका है। तो आप सभी जरूर देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। प्राथमिक या बुनियादी रंग है, यहाँ पर खाली जगह है, भरना है आपको। लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल नारंगी और हरा, लाल जामुनी, नीला। देखिए आप लोग याद रखिएगा, लहनी क्या होता है? लहनी, लहनी जो है ये प्राथमिक रंग होता है। तो लहनी क्या चीज़ है? ल का मतलब है लाल, ठीक है, ह का मतलब है हरा और नी का मतलब है नीला, यानी लाल, हरा और नीला रंग को जो है हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। इस रंग को मिला करके अन्य रंग भी बनाया जा सकता है। तो लाल, हरा और नीला हम लोग लेंगे, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। तो लाल, हरा और नीला रंग को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तिलैया बांध झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी, दामोदर नदी, कुनार नदी या म्यूराछी नदी? तो तिलैया बांध जो है आपका झारखंड के बराकर नदी पर स्थित है और जैसे कि इसके एग्जाम में 3 बार आपका आया हुआ है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर बांध से आया। भारत का संविधान कब लागू हुआ? अगस्त 15, 1947, नवंबर 26, 1949, जनवरी 26, 1950, जनवरी 30, 1948? भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए भारत का संविधान जो है वो बन करके तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से यह बन करके तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। यहाँ तो 2 प्रश्न आते हैं, भारत का संविधान का निर्माण कब हुआ, कब बन करके तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 आता है, लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 आता है। यही 2 प्रश्न इससे निकल करके आते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े या 32 जोड़े? देखिए मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब 46 को यहाँ पर देखिए 46 जोड़ा दिया हुआ है, तो 46 जोड़े नहीं होते, सिर्फ 46 होते हैं। लेकिन 46 ही कितना जोड़ा हुआ तो आप बता सकते हैं? तो 23 जोड़ा, ठीक है। 23 जोड़ा का मतलब 46 गुणसूत्र होगा, ठीक है। 23 गुने 2 यानी 46 हो गया ना, तो जोड़ा माने 2 का होता है, तो 23 जोड़ा यहाँ पर होगा। तो 23 जोड़ा किस में है? सी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये प्रश्न अब तक 1500 से ज़्यादा बार पूछा गया और जेएसएससी में 10 बार ये गुणसूत्र वाला प्रश्न पूछ दिया गया अभी तक झारखंड का जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो हम आपको बता दें, मिट्टी जो आपका होगा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जितनी भी मटेरियल से जुड़ी चीज़ें, जो चीज़ें बनाई जाती है, इन्वेंट की जाती है, वो सभी चीज़ें जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक चीज़ें होती है। और मिट्टी जो है आपका यहाँ पर लिक्विड टाइप करके हम लोग बनाते हैं, इसलिए ये जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ना तो व्यक्तिवाचक न तो जातिवाचक, समूहवाचक के द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सावधानी को आप ले लीजिए, सावधानी हमने लिख लिया, इसको यदि आप तोड़ते हैं तो क्या बनता है उसको आप देख लीजिए। तो ये बनता है आपका सावधान, क्या बनता है? सावधान।
और जोड़ होता है ई, ठीक है। ई दीर्घी के लिए ई हो गया। तब अगर पूछेगा कोई कि सावधानी में कौन उपसर्ग है, तो सावधानी में सावधान उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। लेकिन आपसे पूछा गया कि सावधानी में कौन प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय होगा। तो इसमें कौन सा आंसर ये है, डी, यानी इसका राइट आंसर जो है डी होगा और ई प्रत्यय होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? रांची, लातेहार, गुमला या रामगढ़? तो रजरप्पा जलप्रपात जो है यह पहले हजारीबाग में था, लेकिन अब रामगढ़ जिला में यह पड़ता है रजरप्पा जलप्रपात। पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो देखिए मेटल, धातु वाली जितने भी चीज़ आ जाए दोस्तों, हम बता दें एग्जाम में याद रखिएगा, धातु से बनी जितने चीज़ या मेटल धातु वाली चीज़ें जितने भी है वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाती है, इसलिए पीतल जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उप, आ, प्रक या प्रति, कौन सा होगा? देखिए प्रतिकूल यही हमारे पास शब्द है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय हम लोगों को पता करना है। तो प्रतिकूल का जब हम तोड़ते हैं तो एक होता है प्रति और एक होता है कूल, इसको मिलाने पर बनता है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में जो शब्द पहले आया है वो है प्रति और जो बाद में आया है कुल। तो जो शब्द पहले आया है वो है उपसर्ग, जो बाद में आया है वो है प्रत्यय। तो प्रतिकूल में उपसर्ग पूछा है तो प्रतिकूल में उपसर्ग कौन होगा? प्रति होगा, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। धनबाद जिला किस नदी के तट पर बसा है? बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या कोयल नदी? देखिए ये कौन सा जिला जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो धनबाद जिला किस नदी के तट पर बसा हुआ है, यह भी प्रश्न जेएसएससी का पूछा हुआ प्रश्न आपका है। तो यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह जो है आपका राइट आंसर है वो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी धनबाद जिला जो है दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो देखिए धातु से बनी हुई जितनी चीज़ें होती है, जितने भी धातु वाली चीज़ें हैं वो सभी मेटल होते हैं और मेटल होने के कारण इन्हें पड़ता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, जिसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या कोयल नदी? देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको जितना कहिए उतना ही कम है दोस्तों। तो अब यहाँ पर बता दें कि किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, तो ये स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। यह जेएसएससी के एग्जाम में 15 बार अब तक पूछा गया है, यानी झारखंड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार अभी तक यह प्रश्न आया हुआ है। तो आप सभी यहाँ पर परीक्षा देने जाने से पहले यहाँ पर जेएसएससी के आए हुए सारे प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? देखिए 10 मुख यानी क्या हो गया? 10 है मुख जिसका, यानी 10 है मुख जिसका, उसको 10 मुख कहता है। 10 है मुख जिसका। देखिए अगर एक तरफ से आप देखिएगा तो यहाँ पर 10 संख्यावाचक है, तो इस संख्यावाचक को सिर्फ देख करके आप कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। लेकिन संख्यावाचक जरूर है, लेकिन अगर इसका विशेष अर्थ निकल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। तो ये 10 है मुख जिसका, तो अगर इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता तो द्विगु होता, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता है। तो 10 है मुख जिसका किसको कहते हैं हम लोग? वो कहते हैं हम लोग रावण को। तो वैसा है जो वैसा समासिक शब्द जिसको हम विग्रह करें उसका विशेष अर्थ यदि निकले तो उसको बहुव्रीहि समास में डालेंगे, इसलिए यह जो होगा वो बहुव्रीहि समास होगा, न कि द्विगु समास होगा, ठीक है। नहीं तो आपको हमने बताया था कि जिसमें संख्यावाचक हो उसको द्विगु में डालिएगा, ठीक है। उसको द्विगु में डालेंगे हम कब? जब उसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा होगा तब। तो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है रावण होगा, इसलिए यह बहुव्रीहि समास में जाएगा। राइट आंसर बहुव्रीहि होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। परिवार किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए परिवार जो होता है जिसमें 2 या 3 से सदस्य मिले हुए रहते हैं तभी जाकर के परिवार बनता है। परिवार एक से नहीं बनता है। परिवार में यहाँ पर 3 या 4 से ज़्यादा सदस्य लगभग होते हैं, इसलिए परिवार में समूह होते हैं और समूह को हम लोग यहाँ समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत यह जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसका नाम बताना है। बराकर नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या कोयल नदी? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा स्वर्णरेखा नदी होगा। स्वर्णरेखा नदी एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप
से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बता दें यह जेएसएससी में अब तक जो है 8 बार, यानी झारखंड के परीक्षाओं में 8 बार यह प्रश्न झारखंड जीके के अंतर्गत पूछ दिया गया है। तो आप सभी जो है यहाँ झारखंड जीके के अंतर्गत भी तैयारी करें। तो यहाँ पर जेएसएससी के आए हुए प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा, और हम आपको केवल यहाँ पर जेएसएससी में अब तक जो प्रश्न पूछे गए वही आपको झारखंड जीके के अंतर्गत दे रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर तैयारी झारखंड जीके के लिए जुड़ करके करते रहिएगा, बने हुए रहिएगा। चलिए देखते हैं अब ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए वैसी चीज़ें, वैसी वस्तुएं, वैसे चीज़ें जिससे गुण प्रदर्शित होता है, जिससे गुण, ठीक है, जिससे गुण प्रदर्शित होता है, प्रॉपर्टी प्रदर्शित होता है, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं। तो ईमानदारी भी क्या है, ईमानदारी एक जो है यहाँ पर व्यक्ति का गुण है, इसलिए इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डालेंगे। जितनी भी गुण वाली चीज़ें होती है वो सभी भाववाचक के अंतर्गत जाते हैं, भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। तातापानी जल कुंड किस जिले में अवस्थित है, हजारीबाग, लातेहार, चतरा या धनबाद, आपको बताना है। तो देखिए तातापानी जल कुंड जो है दोस्तों वो आपका यहाँ जो है लातेहार जिला में स्थित है। तो लातेहार जिला में पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर के तातापानी जल कुंड। तो ये किस जिले में, लातेहार में। जेएसएससी में अब तक 2 बार पूछा हुआ है कि तातापानी जल कुंड जो है किस जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए बचपन जो है यहाँ पर क्या बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, और वैसा नाउन जिसमें अवस्था को इंडिकेट किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है, इसलिए बचपन जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। जो गणना योग्य न हो उससे क्या कहेंगे, अधिगण्य, इनमें से कोई नहीं, नगण्य या असंख्य। जो गणना योग्य न हो उससे हम लोग क्या कहेंगे आपको बताना है। तो इसका देखिए जो गिनती करने के योग्य नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर असंख्य। जैसे 1 से लेके अनंत तक की संख्या को, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिसंख्य कहेंगे यहाँ पर, यानी असंख्य कहेंगे। जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, असंख्य कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।